हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू अवर सेशन। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास की मदद से दो ऑब्जेक्ट बनाए और उनकी वैल्यू यूजर से एक्सेस करी। बट हमें कोड बार बार लिखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ तो हम स्ट्रक्चर में भी करते थे, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो क्लास हमें ये चीज़ कैसे अलग तरीके से, क्लास क्यों अलग है स्ट्रक्चर या यूनियन से, जो टॉपिक सी में होते हैं, कि उसमें आपको कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो एक स्ट्रक्चर में नहीं होते। तो उसमें से ही एक बेसिक में डिफरेंस बताने वाला हूँ, प्लीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ ले कि जब हमारे पास क्लास पहले से ही थी, सॉरी क्लास नहीं, जब हमारे पास वो आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर पहले से ही था, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसा ऐसा जरिया है जिसकी मदद से आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते हैं। जैसे आप क्लास की मदद से यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना रहे हैं ना, इसी तरह से आप स्ट्रक्चर की मदद से भी बना सकते हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल था सी लैंग्वेज में, तो हमारे पास बाद में ऊप्स कॉन्सेप्ट क्यों आया? वो किसी भी लैंग्वेज में आया आ सकता है, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा। वो क्यों आया ऊप्स कॉन्सेप्ट? क्या रीजन था? तो प्लीज फोकस कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, जो क्लास आप बनाते हैं, क्लास की मदद से जो भी आप बनाते हैं या स्ट्रक्चर की मदद से जो भी बनाते हैं, तो उसके अंदर, अगर उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं, उन्हें अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलें, जो टर्मिनोलॉजी है, उसे उसे बोलते हैं मेंबर्स। क्या बोलते हैं? मेंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है? आपके मेंबर्स हैं, ठीक है। जो भी आप क्लास के अंदर बना रहे हो, वो क्या है? आपके मेंबर्स हैं। अब मेंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मेंबर्स जो होते हैं आपके, वो दो तरह के होते हैं। अब जान लेते हैं दो तरीके कौन कौन से होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं आपके, दो तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो मेंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं आप डाटा मेंबर। क्या बोलते हैं? डाटा मेंबर। और दूसरे टाइप के जो मेंबर होते हैं, उन्हें बोलते हैं मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है डाटा मेंबर। क्या होता है? डाटा मेंबर, ठीक है। और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। क्या होता है? मेंबर फंक्शन, ठीक है। जिन्हें आप जावा में क्या बोलते हैं? मेथड्स, ठीक है। जावा में मेंबर फंक्शन को क्या बोला जाता है? मेथड्स बोला जाता है। सी में क्या बोला, सॉरी सी प्लस में क्या बोला जाता है? मेंबर फंक्शन बोला जाता है। अब जब आपके पास स्ट्रक्चर और यूनियन था, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास स्ट्रक्चर और यूनियन था सी लैंग्वेज में, तो आप जो स्ट्रक्चर से जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना सकते थे स्ट्रक्चर के अप्रोच से, तो आप उसके अंदर डाटा मेंबर ही लिख सकते थे। बस उसके अंदर क्या लिख सकते थे आप? डाटा मेंबर, ठीक है। उसके अंदर आप ओनली डाटा मेंबर लिख सकते थे। आपके पास कोई जरिया नहीं था कि आप उस स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शन भी बना सकें। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ऊप्स इस कॉन्सेप्ट के साथ आया, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ आया कि एक हम ऐसा वेरिएबल बनाए, ठीक है, जिसके अंदर डाटा मेंबर भी हो और मेंबर फंक्शन भी हो, मतलब दोनों चीज हो। तो उसे इसलिए हम उस चीज को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ना कि वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि वो रियल एंटिटी है, जीती जागती एंटिटी है। वो खुद की वैल्यू होल्ड कर सकती है और वो खुद के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो क्लास एक क्या है? एक तरीका है जिसके थ्रू आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप क्या बना सकते हो? एक डाटा टाइप बना सकते हो, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। और उसकी मदद से क्या बना सकते हो? एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो क्लास में क्या आपके पास फीचर आया है? क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? मेनली क्लास इज a यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्लास इज a यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, और क्लास हैव टू डिफाइन द ब्लूप्रिंट, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। विच हैव डाटा मेंबर, विच हैव डाटा मेंबर, ओके, विच हैव डाटा मेंबर। अब यहाँ पे एक लाइन में बोलूंगा एज वेल एज मेंबर फंक्शन, एज वेल एज मेंबर फंक्शन, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और उसके पास मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आप स्ट्रक्चर यूनियन में अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। सालिम, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया? विच कंटेन मेंबर्स मतलब क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है? ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, नो, बाय मिस्टेक, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि विच कंटेन मेंबर्स, राइट?
देखिए मेंबर तो आपका स्ट्रक्चर भी कंटेन करता है, यूनियन भी कंटेन करता है। जिन्होंने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं, फ्रेश माइंड से पढ़ रहे हैं, आपको कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उस स्ट्रक्चर या यूनियन को पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। बस मैं आपको एक बता रहा हूँ ताकि आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आप कॉल रेट कर पाओ, ठीक है, आप पता रहे कि वो अंतर क्यों है, वो अंतर क्यों है, क्यों वो चीज आई, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मेंबर होता है वो मेंबर्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर के भी अंदर होते हैं, यूनियन के भी अंदर होते हैं और क्लास के भी अंदर होते हैं। बट मेंबर आपके जो यूनियन और स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं वो ओनली डाटा मेंबर होते हैं, मतलब उनके अंदर आप वेरिएबल ही बना सकते हो। डाटा मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? जैसे आपने एक इंटीजर की मदद से एक वेरिएबल बनाया, इंट आई, तो ये क्या है, ये एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इसे क्या बोलेंगे आप, डाटा मेंबर। क्या बोलेंगे आप इसे, डाटा मेंबर। पॉइंट क्लियर। और मेंबर फंक्शन किसे बोलेंगे, अगर आपने कोई एक फंक्शन बनाया है, आपने कोई एक फंक्शन बनाया जैसे void, ठीक है, XYZ, आपने कोई फंक्शन बनाया है, तो ये क्या है, मेथड है, ये क्या है, मेथड, इसे क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। ये कोई डाटा आपका होल्ड नहीं करेगा, तो ये कोई डाटा मेमोरी में सेव नहीं करेगा, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जब भी आप इसे कॉल करेंगे, तो इसे बोलेंगे मेंबर फंक्शन। तो आपकी क्लास के अंदर क्या बना सकते हैं आप, क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्लास एक क्या है, क्लास के जरिए आप क्या, क्लास help to define user defined data type in which we can have data member as well as member function. Point clear। क्लास एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर आप एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसके अंदर डाटा मेंबर और एज वेल एज मेंबर फंक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, यस और नो? इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा? ओके, सभी के क्लियर है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सभी के क्लियर है ना, यस और नो? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मनीष समझ में आया आपके? ओके, सभी के समझ में आ गया, गुड। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया है, क्लास बनाई जिसके अंदर हमने मेंबर तो लिखे हैं, पर कौन से मेंबर हैं, कोई मेरे को बताएगा ये मेंबर फंक्शन है, डाटा मेंबर है? ये मेंबर फंक्शन है, डाटा मेंबर है? बताइए क्या है ये है डाटा मेंबर, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डाटा मेंबर्स, ये मेंबर्स तो है, पर मेंबर्स में कौन से मेंबर है, ये है डाटा मेंबर, जो कि आपका कोई डाटा होल्ड करते हैं, ठीक है। तो मैं एक मेंबर फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेंबर फंक्शन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं फंक्शन ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी हमने फंक्शन के रूल पढ़े थे, मैंने फंक्शन ही पढ़ाया था, अब हम फंक्शन को डिफरेंट स्टाइल में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे पता चलेगा पब्लिक का यूज क्या होता है, स्टैटिक का क्या यूज होता है, विदाउट स्टैटिक क्या यूज होता है। अभी आपको मैं सिंपल फंक्शन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वो लिख दिया। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ जो कि इस स्टूडेंट के जितने भी डाटा मेंबर है उनकी वैल्यू यूजर से रीड करे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल, एक फंक्शन का नाम बनाया, फंक्शन का नाम बनाए थे, जैसे मैंने लिखा रीड, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, रीड स्टूडेंट, मैंने लिख दिया रीड स्टूडेंट, ठीक है, डाटा, कुछ भी नाम इसका नाम रख दिया, ठीक है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ फंक्शन कुछ भी वैल्यू ना ले, तो उसके बाद ये एम्प्टी पैरेंथेसिस, ठीक है, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? देखिए मैंने अभी तक जितने भी आपको जो बेसिक जावा पढ़ाया था उसमें मैंने यहाँ पर क्या किया था, पब्लिक स्टैटिक लिखा था, आप सभी को याद होगा, पब्लिक, ठीक है, और स्टैटिक लिखा था, ठीक है, ठीक है। तो जो आप वो आप बेसिक जो क्लास आप कर रहे हैं उस पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो आप वैसे ही करेंगे, बट ये जो ऊप्स के जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये एकदम फ्रेश टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम जब बेसिक जावा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पब्लिक स्टैटिक क्यों लिखा था, ठीक है। अभी मैं विदाउट पब्लिक स्टैटिक लेके चलता हूँ और आपको वन बाय वन धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, void read student data, ओके, जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू यूजर से रीड करे। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया stu1 stu2, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू रीड हो, ठीक है। तो वैल्यू रीड होने के लिए मैंने ये वैल्यू जो भी है मैसेज, मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैसेज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब देखिए यहाँ पे मैं स्कैनर का यूज कर रहा हूँ, स्कैनर के ऑब्जेक्ट का एससी का, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एससी लिख दिया। ये जो एससी नाम का ऑब्जेक्ट था मुझे वहां पर जरूरत है, तो मैंने एससी नाम का ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट की वजह से मैंने वैल्यू रीड कर ली सारी की सारी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब एक वो आ गई प्रॉब्लम, आ गई प्रॉब्लम, क्या आ गई, यहाँ पे जो है मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप मेन के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट वन है। अब स्टूडेंट वन जो है कौन से फंक्शन के अंदर बना हुआ है, ध्यान से देखिए, मेन के अंदर बना हुआ है, इस मेन फंक्शन के अंदर बना हुआ है, तो मेन के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसका स्कोप यहीं तक है, ये लोकल वेरिएबल है, ये एक लोकल रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, तो मैंने बताया था जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, मेरी बात सुनिएगा, जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल किस में बनता है, स्टैक मेमोरी में। किस में बनता है, स्टैक मेमोरी में। ठीक है, स्टैक मेमोरी में बनता है, चाहे वो आपका रेफरेंस वेरिएबल हो, चाहे वो आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप का वेरिएबल हो, नॉर्मल वेरिएबल हो, वो सभी किस में बनेंगे, स्टैक में बनेंगे। और स्टैक का क्या रूल होता है कि आपका जो स्टैक, जो रेफरेंस वेरिएबल या नॉर्मल वेरिएबल बना है, उसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, कर्ली ब्रैकेट तक रहेगा, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट तक। जब ओपन हुआ तो वो बना, जैसे क्लोज से बाहर गए तो वो मेमोरी रिलीज हो गया, वो डिलीट हो गया। ओके, अब ध्यान से सुनिए, जो भी आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, सुन लिए मेरी बात, जो भी आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितने भी आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर बनते हैं, हीप मेमोरी के अंदर बनते हैं। ठीक है, हीप मेमोरी के अंदर बनते हैं, जो कब डिलीट होते हैं, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, या गार्बेज कलेक्टर के थ्रू डिलीट होते हैं। गार्बेज कलेक्टर पे पढ़ेंगे क्या होता है, एक क्लास है जो आपके इसको डिलीट करती है, वो पैरेलली रन होती रहती है, इसमें थ्रेड कॉन्सेप्ट आएगा तब आपको समझ में आएगा। तो जो हीप है ये इसमें से डिलीट नहीं होता। अब मान लीजिए आपने क्या किया है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट किसके अंदर बनेगा, हीप के अंदर, स्टैक के अंदर, बताइए बताइए, हीप के अंदर। तो ये हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और एक रेफरेंस वेरिएबल, ये जो stu1 बना है, किसके अंदर बनेगा, हीप के अंदर या स्टैक के अंदर। ये जो stu1 जो वेरिएबल है ये किसके अंदर बनेगा, स्टैक के अंदर, हीप के अंदर, बताइए। ये एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट वन। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या बनना, ऑब्जेक्ट बनना, जो कि हीप में बन गया। और ये जो है एक रेफरेंस वेरिएबल है, st1 रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, सालिम कांस्टेंट पूल के बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है। कांस्टेंट जो पूल होता है वो स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, टॉपिक को आप मिक्स मत करो उसे। ठीक है, तो किसके अंदर बनेगा, स्टैक के अंदर बनेगा। पॉइंट क्लियर, सभी को पॉइंट क्लियर, अभी जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा हीप और स्टैक में। तो किसके अंदर बनेगा, स्टैक के अंदर बनेगा। तो स्टैक के अंदर बनेगा stu1 जो वेरिएबल है आपका। अब मेरे को बताइए, stu जो वन है वो स्टैक के अंदर बन गया। अब इसमें से मैं आउट ऑफ द कर्ली ब्रैकेट, मान लीजिए आपका एग्जीक्यूशन खत्म भी हो जाता है तो ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। क्या ये डिलीट होगा आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिलीट होगा, बताइए, क्या ये डिलीट होगा, नहीं होगा। ठीक है, सालिम के अलावा कोई भी आंसर नहीं दे रहा, बताइए, यस और नो। ओके, सुरभि से नो, नहीं डिलीट होगा, राइट। ये st1 जो है डिलीट हो जाएगा, यस और नो। अगर मैं स्कोप से बाहर जाता हूँ, ये जो कर्ली ब्रैकेट का स्कोप है मेन फंक्शन का, तो डिलीट हो जाएगा, राइट। ओके, और ये जो st1 जो है, ये जो वेरिएबल है, ये कहाँ से एक्सेसिबल है, ओनली इस मेन फंक्शन के अंदर से एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर मैं कहीं पे नाम भी लिख दूं, मैंने यहाँ पे देखिए नाम लिख रखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे नाम लिख रखा है st1, यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को एरर आएगा या नहीं आएगा, बताइए। यहाँ पे st1 लिख रखा है, क्या यहाँ पे ये वेरिएबल है अवेलेबल, क्योंकि मैंने मेन के अंदर बना रखा है, ये एक्सेसिबल नहीं है। पॉइंट क्लियर, यस और नो। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो हीप में जो वेरिएबल बना हुआ है इसका कोई रेफरेंस होगा, मेरे को बताइए, इसका कोई रेफरेंस होगा। मान लीजिए इसका 101 रेफरेंस है। ठीक है, इसे तो मैं कहीं से एक्सेस कर सकता हूँ, बताइए, यस और नो। ये तो अवेलेबल है मेमोरी में, इसे तो मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ ना, बस मेरे पास क्या होना चाहिए, ये रेफरेंस होना चाहिए।
अगर मेरे पास रेफरेंस है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। यस और नो, बताइए सिंपली। ओके, सभी को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर आपके पास ये रेफरेंस है तो आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से st1 से इसे एक्सेस कैसे कर पाते हो, क्योंकि आपने ये रेफरेंस इस वेरिएबल में पुट कर रखा है। ठीक है, आप किसी और वेरिएबल में पुट कर दीजिए तो आप तब भी इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो मतलब ये क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपका एक्सेसिबल है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, ये रेफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने st1 लिखा, तो ये क्या दिखाएगा, मेरे को एरर दिखाएगा। क्या ये वेरिएबल है यहाँ पर अवेलेबल, बताइए सिंपली बताइए, क्या ये वेरिएबल अवेलेबल है? नहीं है। अगर मैं ये यहाँ पर st1 की जगह 101 लिख दूं रेफरेंस, जो कि मुझे अगर पता हो, रेफरेंस लिख दूं, तो क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाऊंगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को? बताइए, इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाऊंगा? ओके राइट। तो मतलब ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये एक स्टैक में, ये जो वेरिएबल बनाया है ये स्टैक में बनाया है, इसे मैं एक्सेस नहीं कर सकता आउट ऑफ दिस स्कोप। ठीक है, बट ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है न्यू स्टूडेंट की मदद से, ये हीप में बनाया है। हम अगर हमें इसे एक्सेस करना है तो हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका रेफरेंस होना चाहिए बस। अगर रेफरेंस है तो आप एक्सेस कर सकते हो। तो इट मीन्स यहाँ पे आप st1 लिखते हो, यहाँ पे st1, यहाँ पे stu2 डॉट रोल नंबर लिखते हो, तो मतलब आप stu2 जो ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका रेफरेंस आपने इस stu ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रखा है और उसकी मदद से आप एक्सेस कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल ना लिख के रेफरेंस लिख दूं डायनेमिक तरीके से, तो ये काम करेगा नहीं करेगा? यहाँ पे क्या एरर दिखाएगा मेरे को बताइए? अगर मैं डायनेमिक तरीके से यहाँ पर रेफरेंस लिख दूं जिस भी ऑब्जेक्ट पे मैं काम करवाना चाहता हूँ, तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की जगह रेफरेंस लिख दूं, डायरेक्ट रेफरेंस लिख दूं, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? ओके, तो डायरेक्ट रेफरेंस आपको पता नहीं है, क्योंकि एक बात देखिए ध्यान से, अब इस O1 का रेफरेंस अलग है, मतलब इस O1 में रेफरेंस अलग है और O2 में रेफरेंस अलग है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस है। तो रेफरेंस कैसे पुट करेंगे, मैं इसे हटा दे रहा हूँ कोड को, क्योंकि मुझे कोड बार बार नहीं लिखना, मैं सीधे आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, दिस लिख दिया। अब दिस एक कीवर्ड है, अभी समझाता हूँ दिस का क्या यूज है। दिस क्या है, एक कीवर्ड है। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, दिस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने, दिस लिख दिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, दिस लिख दिया, पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, दिस लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिस लिख दिया। अब मुझे वैल्यू रीड करनी है, तो सिंपली वैल्यू कैसे रीड करेंगे, किसकी वैल्यू रीड करनी है, stu1 की। तो stu1 डॉट, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या देखिए, अभी तक हम फंक्शन जो कॉल करते आए थे, जो प्रीवियस हमने बेसिक पढ़ा था, किससे कॉल करते थे, हम किससे कॉल करते थे, इससे कॉल करते थे। student क्लास नेम लिखा, फिर उसके बाद फंक्शन नेम लिखा, याद होगा आप सभी को। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो कीजिए। तो हमें stu1 की वैल्यू रीड करनी है, तो stu1, ठीक है, डॉट, और ये मैंने इस फंक्शन को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद stu2 की वैल्यू रीड करनी है, stu2 की वैल्यू मैंने रीड कर ली और यहाँ पे stu2 से मैंने वैल्यू रीड कर ली। ओके, देन वैल्यू मुझे प्रिंट भी करनी है। प्रिंट करने के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ डिस्प्ले स्टूडेंट। ठीक है, डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा। ठीक है, तो डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा नाम से एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा stu1, ठीक है, डॉट, यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना देते हैं। तो मैंने एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन बनाया, मतलब फंक्शन बोले तो मेथड बनाया जावा की टर्म में, तो वॉइड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले, ठीक है, स्टूडेंट डाटा, मैंने ये चीज लिख दिया, डाटा। देन उसके बाद ये इसकी बॉडी होगी और इसके अंदर मैंने कोड लिख दिया, जहाँ पे भी ये वेरिएबल लिखा हुआ था यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख दिया, दिस लिख दिया। देन उसके बाद दिस लिख दिया, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, दिस लिख दिया, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, दिस लिख दिया। तो ये मैंने वेरिएबल लिख दिया। अब देखिए पहले फंक्शन चला के दिखाऊंगा आपको, प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा ये काम कैसे कर रहा है। कॉपी किया मैंने, आपको क्या बताया, दिस क्या है, कीवर्ड है। याद रखिएगा दिस क्या है, आपका एक कीवर्ड है। अभी इसका यूज बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन कॉल किया, देन उसके बाद stu2, ठीक है, st2,
stu डॉट, ये मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, कंपाइल करते हैं फंक्शन को और वैल्यू को रीड करते हैं, ठीक है, कि वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन हमारा काम कर रहा नहीं कर रहा, कंपाइल। फिर उसके बाद कंपाइल हो गया, रन किया, वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्लैश एन और दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ प्रोग्राम को, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जब भी वैल्यू हमारी पुट हो जा रही है सभी की सभी, तो यहाँ पर एंटर द वैल्यू में मैं एक पहले स्लैश एन दे दे रहा हूँ ताकि एक न्यू लाइन आए, और इसे भी एक न्यू लाइन से दे देता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू रीड करते हैं दोबारा से, कंपाइल मैंने किया, ठीक है, कंपाइल हो गया। देन उसके बाद रन किया, रन हो गया। देन यहाँ पे देखिए आपको एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पर कंजेस्टेड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू 2, देन उसके बाद एंटर द स्टैंडर्ड, मैंने 6 स्टैंडर्ड 99, देन उसके बाद एफ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करी 2, ठीक है। और रोल नंबर ये जो है 7th स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे का है 87, देन उसके बाद मेल, ठीक है। तो देखिए वैल्यू आ गई आपको, ये देखिए मैच कीजिए, रेफरेंस सेम आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दिस ने डायनेमिकली कैसे अपने आप को ढाला, ठीक है। पहले देखिए दिस के केस में आपको वैल्यू ये आ रही है, फिर दिस के केस में आपको यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है वो वैल्यू ये आ रही है। ये काम कैसे कर रहा है फंक्शन, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, ये नहीं समझाऊंगा कि वैल्यू कैसे रीड हो रही है, स्कैनर डॉट नेस्ट इंट, ये सब बेसिक चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ बार बार, ठीक है। तो सीधे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं मेन फंक्शन से, कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है, सभी को दिख रही है क्लास, हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट क्लास। इसके अंदर कितने मेंबर बनाए बताइए, टोटल मेंबर कितने बनाए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेंबर मेंबर कितने बनाए बताइए, 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए, 4 to 6, जल्दी बताइए। ओके, नूरेन से 4 मेंबर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, पंकज से 6 मेंबर, ओके, आकांक्षा से 4 मेंबर, ओके, व्हाट अबाउट अदर, जल्दी बताइए। ओके, देखिए यहाँ पे जो टोटल मेंबर हैं वो 6 मेंबर हैं, ठीक है। मेंबर कितने हैं, 6 मेंबर। अब मेंबर को अगर मैं कैटेगराइज कर दूं कि डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन, तो डाटा मेंबर 4 है और मेंबर फंक्शन 2 है, पॉइंट क्लियर। तो 6 मेंबर है जिसमें दो मेंबर फंक्शन है और 4 डाटा मेंबर है, पॉइंट क्लियर। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है, रिक्वेस्ट स्टूडेंट डाटा, जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेता, इसी तरह से डिस्प्ले स्टूडेंट जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेता, ये मैंने बना दिया। उसके बाद जल्दी से आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, मेन फंक्शन। मैंने एक 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ऑब्जेक्ट जो बने हैं आपके, सीधे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट 1, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सीधे, ठीक है। इसके अंदर जो है मेंबर हो गए, ठीक है, ये मेंबर हो गए, दूसरा, तीसरा और ये चौथा मेंबर, पॉइंट क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है मेंबर हमने बना लिया, इसका कोई रेफरेंस मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं इसका 101 रेफरेंस है, कितना रेफरेंस है 101, ठीक है। और 101 किसके अंदर स्टोर्ड है, इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, जिसका नाम क्या है S1, मतलब स्टूडेंट 1, ठीक है। सिंपल मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनना है। ये जो ऑब्जेक्ट बने किसमें बने हैं, आपके हीप मेमोरी में बने हैं, ठीक है। ये एक दूसरा S2 नाम से बना, इसके अंदर चारों चारों की चारों प्रॉपर्टी होंगी, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 तो आपके डाटा मेंबर बनेंगे, 1 2 3 4, 4 तो बने आपके क्या बने, डाटा मेंबर, पॉइंट क्लियर। और 2 क्या बने आपके, मेंबर फंक्शन बने, 2 क्या बने आपके मेंबर फंक्शन, ठीक है, 2 क्या बने आपके मेंबर फंक्शन बने। तो टोटल जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपके टोटल कितने बने, आपके टोटल 6 मेंबर बने, उसमें 4 आपके मेंबर फंक्शन और 2 आप, सॉरी, 4 आपके डाटा मेंबर और 2 आपके मेंबर फंक्शन, पॉइंट क्लियर। एक मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, रीड स्टूडेंट डाटा, रीड स्टूडेंट डाटा, देन डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, इसी तरह से आपका एक दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बना, ठीक है, रेड कलर से मैं बना देता हूँ, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल बना, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना जिसके अंदर 4 डाटा मेंबर होंगे, 1 2 3, ठीक है, 4, और कितने मेंबर फंक्शन होंगे आपके, 2 मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हर हर ऑब्जेक्ट जो है, हर हर किसी ऑब्जेक्ट के पास अपना मेंबर फंक्शन है, मतलब क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी में डिफाइन किया है, बट एक्चुअल में वो अलग अलग मेंबर फंक्शन नहीं है, उसके अंदर प्रोटोटाइपिंग है, प्रोटोटाइपिंग में कल डिटेल में समझेंगे। अभी आप जानिए कि हर किसी के पास अगला अपना अपना अलग मेंबर फंक्शन,
ठीक है, डिटेल में प्रोटोटाइपिंग समझेंगे कि फंक्शन लोड कैसे होता है बाद में। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर 6 मेंबर है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन बताइए? यहाँ पे मैंने 2 लाइन एग्जीक्यूट कर दी, पहली और दूसरी। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? एक क्लास है जिसकी वजह से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर 6 मेंबर हैं, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए मैंने लिखा है stu1। तो stu1 कौन सा है? ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको ये डिनोट करूं यहाँ पर, ये जो आपका मेंबर, ये जो मेंबर्स बने हुए हैं स्टैक के अंदर बने हुए हैं, और ये जो मेंबर्स है किसके अंदर बने हुए हैं? हीप के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इन्हें एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास इनके पास क्या, आपके पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस होना चाहिए इनका। इसका रेफरेंस क्या? 102 है, मान लेते हैं 102, ठीक है। अब मान ली आपने लिखा है S1, ठीक है, S1 डॉट, ठीक है, और ये S2 हो गया, ठीक है। तो जब भी आप S1 लिखते हैं तो आप इसका मतलब क्या लिख रहे हो? 101 लिख रहे हो। जब भी आप S2 लिखते हो तो इसका मतलब क्या लिख रहे हो? 102 लिख रहे हो, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपने लिखा STU1 तो मतलब 101 डॉट, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट से आप इस वाले मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। आपने इस वाले मेंबर को फंक्शन को कॉल कर दिया, आपका ये वाला मेंबर फंक्शन कॉल हो गया। पॉइंट क्लियर? अब मेंबर फंक्शन कॉल हो गया, इसके अंदर एक क्या वेरिएबल बना, ठीक है, ये वेरिएबल बना लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर। देन उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ दिस। अब दिस क्या है? देखिए दिस जो है आपका एक कीवर्ड है जो कि रेफरेंस होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? रेफरेंस। अब किसका रेफरेंस होल्ड करता है? जिस ऑब्जेक्ट ने, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट ने, अभी सिंपल समझाऊंगा, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है उसका रेफरेंस ही होल्ड रखता है। तो कौन से ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है? तो देखिए हमने लिखा था stu1 डॉट, तो मतलब stu1 का मतलब क्या लिखा हुआ था? stu1 का मतलब क्या था? 101। क्या था stu1 का मतलब? 101। तो 101 ऑब्जेक्ट ने इस रीड स्टूडेंट डाटा को कॉल किया है। तो इसका मतलब जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो दिस की वैल्यू क्या हुई? बताइए, दिस की वैल्यू क्या हुई? दिस की वैल्यू हुई 101। पॉइंट क्लियर? यस और नो? अब क्लियर हुआ कौन से रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है? सालिम आपका क्वेश्चन था, बट पता कैसे चलेगा रेफरेंस कौन से रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है? क्लियर हुआ सालिम? क्लियर और नॉट? ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 101? क्योंकि हमने क्या किया है, जो ये फंक्शन कॉल किया किसकी मदद से कॉल किया? stu1 की मदद से कॉल किया, और stu1 में वैल्यू क्या है? 101। तो 101 डॉट रीड स्टूडेंट डाटा, तो मतलब दिस की वैल्यू क्या होगी? 101, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रेफरेंस क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो stu1 ये रेफरेंस इसका आ रहा है, पहले वाले जब हमने फंक्शन कॉल किया तो ये इसका रेफरेंस आ रहा है, दिख रहा है ये वाला रेफरेंस। और जब हमने डिस्प्ले किया है डाटा, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले जब हमने डाटा किया है तो हमने stu1 से ही कॉल किया है, तो हमें सेम रेफरेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो आप देखिए डिटेल्स में इस वाले रेफरेंस को, पहले वाले रेफरेंस को, और इस वाले डिस्प्ले डाटा के पहले रेफरेंस को चेक कीजिए, बोथ आर सिमिलर। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ? 101 लिखा हुआ, पॉइंट क्लियर। अब देखिए आपने वैल्यू रीड करी, देन उसके बाद आपको रोल नंबर जो डालना है किस में डालना है? इस वाले वेरिएबल में डालना है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कैसे? भाई भाई आपको तो नहीं पता भाई stu1 ने कॉल किया है 2 ने कॉल किया है, आपको तो डायनेमिकली डाटा डालना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दिस। तो जिस जिस भी रेफरेंस में इस फंक्शन को कॉल किया होगा उसी के ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस मैंने लिखा, तो दिस की वैल्यू क्या है? 101। तो 101 डॉट रोल नंबर, तो 101 डॉट रोल नंबर वैल्यू इसमें जा रही है, ठीक है। देन उसके बाद दिस डॉट std, तो दिस डॉट 101 डॉट std, ठीक है। देन उसके बाद दिस डॉट ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, 101 दिस की वैल्यू क्या है इसमें? 101, तो ये आपका ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। देन उसके बाद दिस डॉट जेंडर, तो दिस की वैल्यू क्या है आपकी? 101 डॉट जेंडर, तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। इतना पॉइंट क्लियर? यस और नो? तो आपका ये फंक्शन यहाँ से हम बाहर गए, ठीक है, कहाँ पर वापस जाएंगे? जहां से कॉल किया गया था। तो वापस हम कहाँ पर आ गए? वापस हम उसी पॉइंट पर बैक आ गए, इसी पॉइंट पर वापस बैक आ गए। तो हम वापस इस पर आ गए, ठीक है, इस लाइन का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड लाइन पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड लाइन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो बताइए जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू कैसे पुट हुई है? ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका stu2 डॉट रीड स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ है, तो stu2 की वैल्यू क्या है? 102।
तो इसका मतलब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है किसकी मदद से कॉल हो रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हो रहा है, 102 रेफरेंस की मदद से, 102 डॉट रीड स्टूडेंट। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो अब इस टाइम दिस की वैल्यू क्या होगी बताइए, अब इस टाइम दिस की वैल्यू क्या होगी बताइए, 102, राइट आंसर। तो ये क्या लिखा हुआ 102, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने स्टूडेंट टू को रीड स्टूडेंट डाटा कॉल किया फंक्शन, और यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट टू से कौन सा फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले स्टूडेंट डाटा। तो आप देखिए दोनों रेफरेंस जो होंगे सेम होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ डाटा। तो दोनों रेफरेंस देखिए आप, सेकंड डाटा ये देखिए स्टूडेंट 3D4EAC69, तो देखिए स्टूडेंट एट द रेट 3D4EAC69, पॉइंट क्लियर, बोथ आर द सेम रेफरेंस क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हुई, ठीक है। तो दिस क्या है, दिस एक कीवर्ड है जो कि आपका रेफरेंस होल्ड करता है, किसका किसका होल्ड रेफरेंस करता है, सेम ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप का रेफरेंस होल्ड करता है, ठीक है। अभी क्योंकि दिस पेरेंट कॉल भी होगा, वो सब चीज डिटेल में समझिए, अभी आप सिंपल ही समझिए कि जिस ऑब्जेक्ट ने उसे कॉल किया उसका वो रेफरेंस होल्ड रखता है बस, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, वरना बहुत लेंदी टॉपिक है, जिसके अंदर भी पेरेंट कॉल होती है, चाइल्ड रेफरेंस होता है, ये सब चीज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको दोनों चीज समझ में आ गया कि रेफरेंस कैसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब ये लिखा हुआ था आपका 102, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ था आपका, जब आप इस वाले फंक्शन जब इस वाले ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 102, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका मतलब 102, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 102 रेफरेंस, 102 रेफरेंस और 102 रेफरेंस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है और वैल्यू आपकी डायनेमिकली पुट हो रही है हर किसी ऑब्जेक्ट में। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सभी को, यस और नो। अब ये मेरे को बताने की जरूरत है कि डिस्प्ले डाटा कैसे हो रहा है, ये क्या मेरे को बताने की जरूरत है, क्या ये डिस्प्ले डाटा कैसे हो रहा है बताइए, बताइए, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, सभी को क्लियर हो गया होगा। ये जैसे हम डाटा प्रिंट करते हैं वैसे ही प्रिंट हो रहा है, आपको पता है मेंबर कैसे एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे अगर दिस लिखा हुआ है तो जिस भी ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया होगा तो उसका वो रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वो डायनेमिकली यहाँ से कॉल हो रहा है, तो आपको दिस समझ में आ गया सभी को। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी आपके मेंबर बनने हैं, ठीक है, सॉरी, जब भी आपके क्या में ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर बनने हैं, मैंने इस पहला ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर मेंबर बने, कितने मेंबर बने, 2 3 4, ठीक है। देन उसके बाद आपके दो मेंबर फंक्शन बने, दिख रहा है, पर ये मेमोरी में लोड नहीं होंगे, जब आप इन्हें कॉल करेंगे तभी लोड होंगे, ठीक है। देन उसके बाद जब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो दूसरा ऑब्जेक्ट बना अलग, ठीक है, और ये अलग मेंबर बना, मतलब इसके अंदर 4 मेंबर ये अलग बने, और दोबारा से क्या हुआ, प्रोटोटाइपिंग हुआ, किसका, फंक्शन का, फंक्शन का प्रोटोटाइपिंग हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हैं बात, कि मतलब आपको अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है तो आप तभी कॉल कर सकते हो जब आपके पास इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस है। जब तक आपके पास, एक बार बताइए, जब तक आपके पास ये फंक्शन ही नहीं होगा क्या आप इसे कॉल कर पाएंगे बताइए, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हमें इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन को बनाएंगे कैसे, क्योंकि ये जो फंक्शन है किसके अंदर बनना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बनना है। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट तो एक्चुअल में इतना पार्ट है, यहाँ पे आपका एक्चुअल में इतना पार्ट ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है, और उसका रेफरेंस इस रेफरेंस वेरिएबल में जा रहा है, मतलब जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप फंक्शन कैसे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग बनी, ठीक है। अब इसे आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो आपके पास इस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, इस रेफरेंस की मदद से इसी फंक्शन को कॉल कर सके, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स सेपरेट मेंबर्स, इसके मेंबर आपके अलग होंगे, इस ऑब्जेक्ट के मेंबर अलग होंगे, दोनों डिफरेंट है अलग से एक दूसरे से, पॉइंट क्लियर। क्या है, दोनों फंक्शन सिमिलर मतलब शेड है एक दूसरे से बताइए, क्या क्या ये दोनों मेंबर क्या शेड है एक दूसरे से बताइए, क्या अलग अलग है या शेड है बताइए, ये अलग अलग है या शेड है, जल्दी बताइए, डिफरेंट है, राइट। तो इसी तरह से ये फंक्शन भी डिफरेंट है, पॉइंट क्लियर।
तो इसलिए मुझे जब भी इस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है तो मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमने क्लास के केस में क्यों नहीं किया था ऐसे, जब हम बेसिक जावा पढ़ रहे थे, तो उसे हम बाद में डिटेल में जानेंगे स्टैटिक का क्या यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, आप इससे कोड को प्रैक्टिस कीजिएगा।